दोस्तों, कभी कभी हमें बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कभी कहते हैं कि अगर बेटा कोई भी अनजान आदमी मिले, वो तुम्हें कुछ भी खाने पीने के लिए या कोई भी और जैसे धन से रिलेटेड कोई चीज़ दे, कोई पैसे दे, तो कभी लेना मत, क्योंकि पता नहीं कौन क्या कर दे। लेकिन हम उन चीज़ों को कभी कभी ऐसे इग्नोर मार देते हैं, खा लेते हैं कोई भी चीज़ें। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अनजान लड़की अगर आपको मिले और वो आपको कुछ खाने को या कुछ और चीज़ दे, तो क्या आप लोगे? तो ये किस्सा आज इसी टॉपिक पे है। ये किस्सा हमारे साथ में उमेश ने शेयर किया है। उमेश की फैमिली में उमेश के पापा, उमेश की मम्मी और उमेश के बड़े भाई दिलीप थे। ये 4 बंदे थे। ये जो किस्सा हुआ है वो दिलीप के साथ में हुआ है। लेकिन कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में भी कोई रियल इंसिडेंट, कोई किस्सा है, तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारी दी गई ईमेल आईडी पे pankaj325498@gmail.com पर। और इसको मैं नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में, आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जो उमेश का बड़ा भाई था दिलीप, वो अपनी एक किसी पास में ही फैक्ट्री में जॉब करता था अपने गांव में ही। और जो उमेश था वो अपनी स्टडी वगैरह कर रहा था। माता पिता थोड़ा खेती बाड़ी का काम किया करते थे, उनके थोड़ा बहुत खेत था। तो दिलीप का अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, जॉब कर रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि बड़े बेटे दिलीप की शादी कर देते हैं, उम्र हो गई है, करीबन दिलीप 21-22 साल का हो गया था। तो घर वालों ने एक अच्छी सी लड़की देखी और उन दोनों की शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद में जो लड़की इनके घर में बहू बन के आई थी, वो बहुत ही अच्छे मिजाज की लड़की थी, बहुत ही संस्कार वाली लड़की थी। इनके घर में खुशियों का माहौल था। ऐसे थोड़ा समय निकलता है। 20-25 दिन बाद में अचानक से उस बहू की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उसको पहले दिन थोड़ा फीवर आया। फीवर आने के बाद में उसको गांव के डॉक्टर के पास में दिखाया, लेकिन उसके कुछ आराम नहीं मिला। तो उसको बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन वो फीवर उसका गया नहीं। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और उस बहू की एक दिन मौत हो गई। इस सदमे को दिलीप बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपने आप को अकेला रखने लग गया, इधर इधर घूमने लग गया, अपने घर में बहुत कम रहने लग गया। और उसको एक लत पड़ गई, वो थी शराब की। वो शराब पीता और अपना खेतों में पड़ा रहता, कभी कहीं पे निकल जाता। ऐसे उसकी ज़िंदगी हो गई। उसने दुनियादारी का जो मोह माया था वो सब कुछ त्याग दिया था। किसी से ना बोलना, ना घर पे जाना, और वो सिर्फ शराब पीता, सारे दिन सारी रात शराब के नशे में रहता। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने जॉब छोड़ दी थी, तो शराब पीने के लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। जितने उसके पास में पैसे थे, उसने उतने पैसों से शराब पी ली। अब इनका जो खेत था वो दिलीप के नाम पे और छोटे बेटे उमेश के नाम पे था। आधा आधा इनका खेत था। तो इसने शराब के चक्कर में दिलीप ने वो अपना जो आधा खेत था वो भी बेच दिया। बेचने के बाद में जैसे जितने पैसे आए उनसे इसने शराब वगैरह पी। धीरे धीरे वो पैसे भी ख़त्म हो गए। अब ये पूरे गांव में रोज़ाना निकल जाता किसी से मदद मांगने के लिए कि मेरे को 100 रुपये दे दो। सभी लोग इसको जानते थे कि ये शराब पी के पड़ा रहता है, तो कोई इसको पैसा नहीं देता था। इसको शराब की लत इतनी लग चुकी थी कि इससे एक दिन भी शराब पिए रहा नहीं जाता था। इसकी बॉडी जैसे कि कंपन करने लग जाती थी। अगर शराब ना मिले तो ये पागल सा हो जाता था। लेकिन उसका एक दिन जुगाड़ नहीं हुआ शराब के लिए। तो शाम के टाइम पे वो जो अपने खेत बेचे थे उस खेत की तरफ वो जाता रहता है। तो बीच में एक तालाब आता है उनके खेत में। उसके गांव में सिर्फ वो एक तालाब था। तो उस तालाब के किनारे के साइड साइड से जा रहा था खेतों की तरफ। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि सुनिए। दिलीप ने जब ये सुना, अचानक से वो रुका और जब उसने पीछे देखा
तो इतनी सुंदर एक लड़की पीछे खड़ी थी कि दिलीप वहीं पे ही मनमोहक हो गया कि ऐसी लड़की उसने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो दिलीप ने बोला कि बोलिए कौन हो आप? तो लड़की ने बोला मैं तो कोई भी हूँ, लेकिन ये आपका पर्स यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, अपना पर्स लीजिए। तो दिलीप ने बोला कि मैं तो पर्स रखता ही नहीं हूँ। तो लड़की ने बोला अरे नहीं नहीं, आपकी जेब से अभी अभी गिरा है, मैंने देखा है, तभी तो मैं आपको दे रही हूँ। तो दिलीप ने भी उससे वो पर्स लिया। जब वो पर्स उसने खोल के देखा तो उसमें करीबन 20,000 रुपये थे। और ये बात आज से 25 साल 20 साल पहले की है। उस टाइम पे 20,000 रुपये मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो वो यही देख के दिलीप बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था और शराब उसको पीनी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो पैसे का जुगाड़ हो गया। वो वहाँ से थोड़ी देर उस लड़की की तरफ देखा और फिर शराब पीने के लिए वहाँ से वो पर्स लेके वो पैसे लेके निकल गया। निकलने के बाद में वो सीधा ठेके पे पहुँचता है जहाँ पे शराब मिलती है। वहाँ से वो शराब लेता है और पीता है। थोड़े दिन उसका बहुत अच्छा काम चला, बढ़िया पार्टी वार्टी करता है। कोई लड़का या ठेके के आसपास में कोई बूढ़ा कोई भी मिलता, उसको इंसान कोई बोलता है कि भाई मेरे को भी दिला दे, तो वो उसको भी खुला पैसे से शराब पिला रहा था, क्योंकि 20,000 रुपये आ गए थे अचानक से, तो खुली पार्टी कर रहा था। अब वो जैसे ही शराब पी के कहीं पे भी जाता, उसको वो लड़की अचानक से सामने खड़ी हुई दिखाई देती। जब वो देखता उसकी तरफ, जैसे वो अपनी आंखों पे उनको मसलता या किसी दूसरी साइड में उसका ध्यान जाता, फिर से वो लड़की को देखता तो वहाँ लड़की नहीं रहती। वो इस चीज़ को बहुत आश्चर्यचकित हो जाता कि ऐसा क्या है यार, 2 मिनट वो लड़की दिखती है फिर गायब हो जाती है। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जब जब भी इग्नोर मारने की कोशिश करता, तब तब वो लड़की उसको कहीं ना कहीं दिखाई भी देती। ये चीज़ें उसके साथ में डेली होने लग गई। कहीं पे भी जाता वो लड़की इसको अचानक से दिखाई देती और गायब हो जाती। धीरे धीरे करके वो जितने उसके पैसे थे उसके उस पर्स में, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। जैसे वो पैसे ख़त्म हो गए तो एक दिन ये किसी और से पैसे उधार लेके उस ठेके पे जिन लोगों की इसने मदद की थी, उन लोगों से एक छोटा सा पौवा शराब का वो पी के अपने घर पे आ गया। थोड़ा परेशान था। उस छोटे से पौवे से इसका कुछ होने वाला था नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको रात और दिन शराब पीने का काम था इसके पास में। लेकिन ये फिर भी दुखी मन करके अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में ये अपने कमरे में बेड पे लेट गया। बेड पे लेटने के बाद में इसको नींद आ गई। नींद आने के बाद में इसको कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे कोई इसके पैर के पास में बैठा है और इसके पैर के कुछ चीज़ टच कर रही है। तो इसने आँख खोल के देखा तो ये एकदम से खड़ा हो गया। सामने इसके बेड पे वही लड़की बैठी थी जो इसको वहाँ पे मिली थी और जो इसको डेली दिखाई देती है। ये अचानक से खड़ा हुआ और खड़ा होके बोला अरे तुम यहाँ पे कैसे, अंदर कैसे आई? उसने गेट की तरफ देखा तो गेट बंद था। उसने बोला कि तुम अंदर कैसे आई, गेट भी बंद है। तो लड़की थोड़ी मुस्कुराई और लड़की ने बोला कि उस चीज़ पे तुम ध्यान मत दो कि मैं अंदर कैसे आई हूँ, ये तुम्हारी खिड़की, मैं इसके अंदर से आई हूँ। तो वो थोड़ा सा ये सुन के हैरान हो गया कि खिड़की के अंदर तो इतनी जगह नहीं है, कैसे आ गई। तो लड़की ने बोला कि तुम इतना दिमाग पे जोर मत डालो, तुम किस चीज़ से परेशान हो मेरे को पता है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, शराब के लिए पैसे चाहिए। तो उसने ही बोला कि हाँ चाहिए पैसे। तो लड़की ने बोला कि तुम्हें जो चीज़ें चाहिए मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें ला के दे सकती हूँ। तो इसने बोला कि कैसे कैसे ला के दे सकती हो? तो लड़की ने बोला वो सारा काम मेरा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने बोला क्या शर्त है? तो लड़की ने बोला कि मैं रात को इसी टाइम पे तुम्हारे पास में आऊँगी
और मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी करीबन 3-3:30 बजे, और मैं तुम्हारे साथ में एक पत्नी के रूप में रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ में वो सारे काम करना चाहती हूँ जिसे हम संभोग क्रिया बोलते हैं। उसके बदले में मैं तुम्हें धन दौलत जो तुम्हें चाहिए वो सारी चीज़ें मैं ला के दूँगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि उमेश का जो बड़ा भाई है उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी का 20-25 दिन बाद में ही निधन हो गया था। तो इसने भी थोड़ा सोचा और कहीं ना कहीं यह भी अपने शरीर पे भी काबू नहीं कर पाया, और उसने सोचा कि यार संभोग वो तो मैं खुद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मेरे पास शराब की कमी नहीं रहेगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी अगर ये सच बोल रही है तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ, तुम आ जाया करो डेली। तो अब वो लड़की डेली उमेश के बड़े भाई के रूम में उसी टाइम पे रात को 11-11:30 बजे करीबन आती, उसके साथ में संभोग क्रिया करती, और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी शराब, वो उसको ला के दिया करती। अब धीरे धीरे उमेश का जो बड़ा भाई था उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अपने घर वालों से भी बहुत दूरी बना ली थी, किसी से ना ही बोलना, ना खाना पीना मांगना, और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लग गया। उसका 10 दिन में ही करीबन 15 से 16 किलो वेट कम हो गया। वो बीमार होने लग गया, लेकिन रात को वही लड़की उसके पास में आती और उसके साथ में संभोग क्रिया करती। रात को वो बहुत ही अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता, लेकिन जैसे ही वो जाती वो बिल्कुल टूट जाता। धीरे धीरे उसकी ऐसी हालत होने लग गई कि वो अपने रूम से बाहर टॉयलेट करने भी जाता तो वो बीच में 2-3 बार बैठ जाता क्योंकि उसको चक्कर आ जाते। जब घर वालों ने ऐसी हालत देखी तो घर वालों ने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया है, कोई दिक्कत है? तो वो घर वालों को बोलता कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्या बताए घर वालों को कि मेरे पास में रात को ऐसी लड़की आती है जो मेरे को पैसे देती है, शराब पिलाती है, पे कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता। वो लड़की आती, उसके साथ में रात में वो सभी चीज़ें करती, वो अपनी हवस थी, अंदर की प्यास थी वो बुझाती और उसको शराब देती बदले में। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 2-3 दिन से उमेश का बड़ा भाई रूम से बाहर ही नहीं निकला। जब घर वालों को चिंता हुई कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वैसे तो वो दूर दूर ही रहता है, लेकिन उसकी माँ को डाउट हुआ, उमेश की माँ को, कि वो बाहर ही नहीं निकला है 2-3 दिन से। तो वो एक दिन उसके रूम में जाती है। जब वो रूम में गई तो वो अचानक से चिल्लाई। चिल्लाने से उमेश और उमेश के पापा दोनों वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने देखा तो वो सारे हैरान हो गए। उन लोगों ने देखा कि उमेश का बड़ा भाई अंदर बेड पे नग्न अवस्था में आधा नीचे लटका हुआ है और आधा बेड के ऊपर है। जब वो लोग भाग कर गए, उसको कपड़े वकड़े पहनाए और उन्होंने उसका चेहरे पे उसको थोड़ा सा हिलाया, लेकिन वो होश में नहीं आया। तो उनको पता चल गया कि ये इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वे अपने गांव में ही किसी डॉक्टर के पास में उसको लेके गए। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि देखो, मैं कुछ ट्रीटमेंट दे देता हूँ, कुछ इंजेक्शन लगा देता हूँ, लेकिन इसकी जो दिक्कत है वो मेरे समझ से बाहर है, आप और किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। तो वो अपने ही दूसरे गांव के साइड में एक हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। उसका 1-2 दिन ट्रीटमेंट चला, एडमिट रहा, लेकिन कुछ आराम उसको मिला नहीं। तो उनको बोला गया कि आप इसको दिल्ली ले जाइए और बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा, वहीं पे इसकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होंगी जिसमें पता चलेगा इसको दिक्कत क्या है। तो इनका दिल्ली में कोई रिश्तेदार थे, तो ये वहाँ पे गए, उनके घर पे चले गए। वहाँ से ये इसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में इनकी रिपोर्ट वगैरह कराई गई और डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी एक रिपोर्ट आने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा। 2-3 दिन बाद में जैसे रिपोर्ट आती है उसके बाद में ही हम बता पाएंगे और इसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। 2-3 दिन के लिए आप यहाँ से या तो कोई रूम ले लो या कहीं पे भी रह लो, 2-3 दिन के बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये वहाँ से अपने रिलेटिव का रिश्तेदार के घर पे आ गए। वहाँ पे ये आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पे एक इनके रिश्तेदार के ही कोई जानकार थे, पुरोहित जी, तो वहाँ पे इनके घर पे आए हुए थे। तो वो उनसे जैसे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, घर के बारे में पूछ रहे थे। तो उमेश की जो मम्मी थी उन्होंने भी पुरोहित जी को बोला कि हमारे साथ में भी कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, बेटा बीमार होता जा रहा है कंटिन्यू, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। तो पुरोहित जी ने बोला कि उसको बाहर लेके आइए। तो जैसे उसको बाहर लेके आते हैं, पुरोहित जी ने उसके सर पे हाथ रखा और 2 मिनट ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में उन्होंने आंखें खोली और बोला कि इस लड़के को आप अंदर ले जाइए। तो उसको कमरे में वापस भेज दिया। अब पुरोहित जी ने उमेश की मम्मी को बोला कि माता जी, आपके लड़के के साथ में कोई वैसी दिक्कत नहीं है जो डॉक्टरों से ठीक हो सके। इस लड़के के पीछे एक आत्मा पड़ी है जो इसको आपके ही गांव में कहीं पे मिली थी, और वो आत्मा इसके साथ में इतना घुल चुकी है, इसके शरीर में इतना घुस चुकी है कि वो अब इसको अपने साथ में ले जाएगी। इसको अपना बना लिया है उसने। 3 दिन में आपके बेटे की मौत निश्चित है। इसको कोई नहीं टाल सकता, ना कोई तांत्रिक, ना मैं, कोई भी नहीं बचा सकता, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है। आप एक काम कीजिए, इसको आप अपने घर पे ले जाइए और इसका जितना टाइम है इसके साथ में गुजारिए। बाकी 3 दिन से ज़्यादा ये नहीं निकाल पाएगा, 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसकी मम्मी अचानक से थोड़ा उदास हो गई, रोने लग गई कि बाबा क्या करें, कुछ तो इलाज होगा। पुरोहित जी ने बोला कि इसमें बहुत देर हो चुकी है। जो आत्मा इसके पीछे पड़ी है वो इतने टाइम से इसके पीछे है क्योंकि वो पूरी इसके अंदर घुल चुकी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी चीज़ें हैं तो आप एक काम कीजिएगा, रात को आप इसके कमरे के पास में जाना और खुद देख लेना 11-12 बजे के बाद में। तो उसके घर वालों ने जब ये पुरोहित जी की बात सुनी तो उन्होंने भी डिसीजन लिया कि अगर सच में ऐसी बात है तो हम इसको घर पे ले चलते हैं। तो उमेश की मम्मी, उमेश के पापा और उमेश का जो बड़ा भाई था, उनको सभी को लेके घर पे आ गए। अपने घर पे आने के बाद में उमेश के बड़े भाई को उसके रूम में सुला दिया गया। रात को सारे जो घर वाले थे, ये बाकी 3 लोग, मम्मी पापा और उमेश, तीनों जग रहे थे कि क्या पुरोहित जी ने कहा वो सच है, क्या सच में हमारा बेटा 3 दिन में मर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही 11:30 बजे तो ये चुपचाप उमेश के बड़े भाई के रूम के पास में जाते हैं। रूम के पास में जाने के बाद में ये जैसे ही अपना कान लगा के सुनते हैं तो सच में अंदर से एक लड़की की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की बोल रही थी कि तुम कहाँ चले गए थे 2-3 दिन से, तुम्हें पता है मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा यहाँ पे। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 2-3 दिन में मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूँगी, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे मेरे को छोड़ के मत जाया करो। जब ये बात उमेश की मम्मी सुनती है वो इतना घबरा जाती है, इतना भयभीत हो जाती है। तो उमेश के पापा और उमेश ने क्या किया, कमरे के बाहर एक रोशनदान था, उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि अंदर चीज़ क्या है। तो जब उन्होंने कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगा के किसी चीज़ के ऊपर चढ़कर उस रोशनदान के अंदर से देखने की कोशिश की तो उस लड़की का चेहरा तो ये नहीं देख पाए, लेकिन ये देख रहे हैं कि जो उमेश का बड़ा भाई है वो बेड पे लेटा हुआ है और उसके ऊपर वह एक लड़की है जो नग्न अवस्था में है और वो उसके साथ में संभोग क्रिया कर रही है। वो ये चीज़ें देख के बिल्कुल घबरा गए और वो अपने रूम में चले गए। जैसे ही सुबह हुई वो उमेश के बड़े भाई के रूम में जाते हैं तो उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था, वो वहीं वैसा ही बेहोश टाइप में पड़ा था। जैसे पुरोहित जी ने कहा था, ठीक 2 से 3 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो सारे क्रियाक्रम वगैरह उसका करते हैं। उनको पहले से पता था घर वालों को कि ऐसा होना तो है और वो हो गया। जैसे क्रियाक्रम
और वो 12 दिन करते हैं, वो ख़त्म हुए। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की। एक दिन उमेश की मम्मी उमेश के रूम के पास में जाती है, तो अचानक से उमेश की मम्मी को कुछ सुनाई देता है उमेश के रूम से। जब उमेश की मम्मी ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो उमेश की मम्मी ने सुना कि वही लड़की की आवाज़ उमेश के रूम से भी आ रही है कि मैं तुम्हें वो सब चीज़ें दूंगी जो तुम चाहते हो, बदले में मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ। और थोड़ी देर बाद में ही उसकी मम्मी को ऐसी आवाज़ आने लग गई जो एक संभोग क्रिया के टाइम पे आती है। उमेश की मम्मी घबरा चुकी थी क्योंकि एक लड़का उसने खो दिया था, और उसने उमेश के पापा से सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे उस लड़के के, छोटे वाले लड़के के रूम से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अब उनको ये पता चल गया था कि जो दिक्कत उनके बड़े लड़के के साथ में हुई है, वही दिक्कत छोटे वाले लड़के के साथ में भी होने लग गई है। ऐसे परेशान होके एक दिन उमेश की मम्मी रात को लेटी हुई थी बेड पे, तो अचानक से उनके सामने एक उजाला सा होता है, एक लाइट जैसे पड़ती है। तो उमेश की मम्मी अचानक से खड़ी होती है, तो वो देखती है कि सामने और कोई नहीं, उमेश का बड़ा भाई खड़ा था, जो कि अपनी माँ के सामने रो रहा था। और उसने सारी चीज़ें अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरे साथ में क्या कैसे हुआ था, मैं उस तालाब के पास में गया था, मेरे को ऐसे ऐसे वो लड़की दिखाई दी थी, उसने मेरे को पैसे दिए थे और उसने मेरे साथ में ये चीज़ें की। मेरे पास में तो टाइम नहीं बचा था, वो मेरे को अपने साथ ले गई, लेकिन अब मेरे छोटे भाई उमेश को भी वो अपने साथ में ले जाना चाहती है। तो उसकी माँ भी रोने लग गई। उसकी माँ ने बोला कि बेटा हम क्या करें, हमारे पास में कोई उपाय भी नहीं है। तो उसने बोला कि आप लोगों एक काम करो, जितना जल्दी हो सके आप लोग मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ उमेश को लेके, और वहाँ पर इसका इलाज करवाओ। तो ये लोग दूसरे ही दिन उमेश की मम्मी पापा उमेश को लेके और मेहंदीपुर बालाजी पहुँचते हैं। मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने के बाद में ये वहाँ पे कुछ पंडितों से मिलते हैं और उनसे सारी चीज़ें बताते हैं। पंडित भी वहाँ पे कुछ अच्छे थे, उन्होंने इनका इलाज किया और उमेश ठीक हो गया। और ये लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में उमेश के साथ में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो लड़की उसको दिखाई देना बंद कर गई। लेकिन मैं ये बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप उमेश के बड़े भाई की जगह होते तो आप लोग क्या करते? किसी लड़की को, अनजान लड़की जो कि भला में इतनी सुंदर हो, अगर आपको कुछ वो दे या आपसे बदले में कुछ ऐसी डिमांड करें जो उमेश के साथ में या उमेश के बड़े भाई के साथ में उन्होंने की, तो आप उस टाइम पे क्या करते? तो मेरा तो यही आप लोगों से कहना है, अनजान लड़की ही नहीं, अनजान लोगों से बचें। अगर कुछ वो चीज़ें आपको देते हैं तो उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं वो चीज़ें सही बोलते हैं। आज की कहानी का उद्देश्य यही था कि ऐसी गलती आप कभी ना करें जो उमेश के बड़े भाई ने की थी।